सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग सिग्नल या फिर वोल्टेज का फॉर्मेट कैसा होता है। हमने डेफिनेशन लिखा था और हमने देखा था कि वो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपनी वैल्यू टाइम के साथ में चेंज करे कंटिन्यूसली और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे। तो उस टाइम ड्यूरेशन को हमने कहा था टाइम पीरियड। और हमने लास्ट में अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू निकालना सीखा था। तो आज देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू का एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं आरएमएस वैल्यू का एक और एग्जांपल क्वेश्चन। फाइंड आउट RMS वैल्यू ऑफ sin ओमेगा टी। आपको कुछ बोला जा रहा है कि sin ओमेगा टी की RMS वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखते हैं क्या होता है RMS वैल्यू। अगर आप ये माने कि RMS वैल्यू को हम बोलते हैं रूट ओवर 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर xt x स्क्वायर टी और ये dt। ये कब था? जब आपके पास सिग्नल था x ऑफ t और तब। तो अभी हम sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाएं तो आपको पता होगा sin ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इस वैल्यू को बोलेंगे प्लस Vm, इस वैल्यू को बोलेंगे माइनस Vm, इस एक्सिस को बोलेंगे यहाँ पर लिखेंगे Vm तो ये हो गया। इस एक्सिस को बोलेंगे Vm sin ओमेगा टी। तो अगर इस एक्सिस को नाम दें हम ओमेगा टी तो आप पाएंगे कि ओमेगा टी की वैल्यू को आप चेंज करें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 एंड सो ऑन। तो आपको Vm sin ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू होगा 2 पाई, ये वैल्यू होगा पाई, सिमिलरली ये वैल्यू होगा पाई बाई 2, ये वैल्यू होगा 3 पाई बाई 2। अगर इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वापस अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे बोलेंगे कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो हम निकालेंगे RMS वैल्यू निकालेंगे। तो RMS वैल्यू लिखेंगे इस सिग्नल के लिए RMS वैल्यू इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है? 0 से लेकर 2 पाई। तो आप लिखेंगे 0 से लेकर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक का। फिर सिग्नल का स्क्वायर करना है आपको। आपने किया सिग्नल का स्क्वायर और एक्सिस क्या लेना है आपको? यहाँ पे dt था, यहाँ पे एक्सिस क्या है? ओमेगा टी। अब लेंगे एक्सिस d ओमेगा टी।
देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो आएगा आपके पास वैल्यू RMS वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट है, आपने लगाया रूट 1/2 पाई और 1/2 पाई, और यहाँ पे Vm भी है, Vm का स्क्वायर करेंगे तो आएगा Vm का स्क्वायर, क्योंकि सिग्नल हमारे पास क्या है Vm sin ओमेगा टी, साथ में Vm भी है हमारे पास। ये सिग्नल क्या है हमारे पास, ये सिग्नल Vm sin ओमेगा टी। तो आप कंप्लीट सिग्नल को अगर स्क्वायर करें तो Vm का स्क्वायर होगा और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, बाकी डी ओमेगा टी। तो क्या होगा, Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको आगे सोल्व करें तो Vm का स्क्वायर है, ये रूट के बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, Vm बचा क्या, रूट ओवर 1/2 पाई। अब जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो अगर हम लिखें फार्मूले को तो ये आएगा Vm का Vm रूट 2 है मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 1/4, तो 1/4 बनेगा, 4 में से 2 पेयर, मतलब 2 और 2 क्या बन गया, पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया Vm/2, बचा क्या 1/π। इसी बार आप देखें ये जो ये यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, लिमिट क्या था, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और बचा क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये बचा। इसको आगे सोल्व करें तो आप पाएंगे Vm अपॉन 2 रूट ओवर 1/π। फिर क्या करेंगे हम, आप 1 का अगर इंटीग्रेशन करें ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में तो आएगा ओमेगा टी, लिमिट कितनी है 2 पाई से 0, आप लिखे 2 पाई से 0। फिर cos 2 ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपका आंसर आएगा साइन ओमेगा टी, आपका आंसर आएगा cos 2 ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और लिमिट कितना है इसका 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और 1/π यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर 1/π का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, 1/π यहाँ पे भी आ जाएगा। इतना लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम निकालने जा रहे हैं Vm sin ओमेगा टी का RMS वैल्यू। तो Vm sin ओमेगा टी का RMS वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और इसका RMS वैल्यू का जो हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था रूट ओवर 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड t, जो सिग्नल है उसका स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ हमको सिग्नल क्या दिया है x Vm sin ओमेगा टी, और डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे डी ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, तो हम लिखेंगे डी ओमेगा टी। और हमने फार्मूले में वैल्यू पुट किया, तो पुट करने पे हमारा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ तक पहुँचे।
तो देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। इसके आगे का प्रोसेस होगा Vm/2 रूट ओवर 1/पाई। अगर आप ओमेगा, ये जो लिमिट है यहाँ पे आप देखिए डी ओमेगा टी, आप ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई तक, ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा टी की। देखिए ओमेगा टी की वैल्यू है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो ये ओमेगा टी की वैल्यू है। अब आप पुट करेंगे इसमें ओमेगा टी में एक बार अपर लिमिट को, एक बार लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट को पुट करेंगे ओमेगा टी में, तो आपका आएगा 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके बाद आएगा माइनस अपॉन 2 पाई। अब ये है साइन 2 ओमेगा टी, इसमें अगर आप 2 पाई को पुट करें तो आपका आंसर बनेगा साइन 4 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी नहीं, अब इसको पुट करें तो आपका बनेगा साइन ओमेगा टी की जगह आप पुट करेंगे 2 पाई, तो आपका बनेगा 2 × 2 पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस साइन 0, साइन 0। तो आप पाएंगे कि साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू भी होती है 0, 0 में 0 घटेगा, आंसर आएगा 0, 0 में 1/2 पाई गुणा होगा, आंसर होगा 0। तो हमारे पास क्या बचा? Vm/2 रूट ओवर 1/पाई, यहाँ बचा 2 पाई, तो पाई और पाई क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? Vm/2 इंटू रूट ओवर 2। तो आपको पता होगा 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √2 ऊपर में बैलेंस दिया गया है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा Vm/√2। तो ये निकल गया फाइनल आरएमएस वैल्यू जो हमने फंक्शन लिया था। हमने फंक्शन क्या लिया था? हमने फंक्शन लिया था Vm sin ओमेगा टी का। तो इस सिग्नल का हमने जो आरएमएस वैल्यू निकाला, तो इसका आंसर आया Vm/√2 के बराबर। तो इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं और पाते हैं कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में सिग्नल को पुट किया जाए और उसकी लिमिट को डाला जाए तो आरएमएस वैल्यू निकल जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे RLC सीरीज सर्किट। लिख लेंगे आप लोग।
सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट। तो RLC सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे R है, L है, C है, तीनों। ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका कैपेसिटर। तीन एलिमेंट अगर सीरीज में हो तो इसको हम बोलेंगे RLC सीरीज सर्किट। और ये तीनों ही एलिमेंट के एक्रॉस में एक सोर्स लगा दिया जाए, इस सोर्स की वैल्यू है सप्लाई Vm sin ओमेगा t। तो आप पाएंगे कि अगर ये वैल्यू R है, ये इसकी वैल्यू L है, इसकी वैल्यू C है, तो हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, तो आपने सप्लाई दी है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो लिखा है ओमेगा। ओमेगा का मतलब है यहाँ की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको ओमेगा दी जाए और अगर एल और सी दिखाई दे आपको, तो हम लिखते हैं एल के लिए लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको आप बोलते हैं XL। L मतलब इंडक्टर के लिए डिफाइंड है, इसलिए बोलेंगे L। रिएक्टेंस को बोलते हैं X। तो इसका फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, या फिर आप बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। सिमिलरली इसे हम बोलते हैं जे ओमेगा एल। जे एक होता है इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक होगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू होगी XC के बराबर, और XC की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ऑफ J इंटू अपॉन ओमेगा C, या फिर माइनस ऑफ J अपॉन 2 पाई FC। तो अगर आप XL को देखें तो XL जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो XL की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कैपेसिटर के केस में जो XC है ये फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपको घटती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो R है, जो XL है एंड जो XC है, तीनों ही क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। किसमें हम लिखते हैं इसको? ओम। तीनों क्वांटिटी होते हैं ओम में। तो अगर हम कंसीडर करें कि RLC को सीरीज में किसी सप्लाई से जोड़ने के बाद इस सर्किट में I करंट फ्लो होता है, I, तो I की वैल्यू लिखी जाएगी I इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? I इक्वल टू होता है V अपॉन R। लेकिन यहाँ पे केवल R तो है नहीं, यहाँ पे पूरा R भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो सबको मिला के हम बोलेंगे इम्पीडेंस। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जेड की वैल्यू जो इम्पीडेंस है उसको अगर आप देखें तो इम्पीडेंस है आपके पास R है, आप इम्पीडेंस R के लिए R लिखेंगे, प्लस इंडक्टर के लिए आप लिखेंगे इम्पीडेंस J इंटू XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए लिखेंगे माइनस J इंटू XC। ये लिखेंगे वैल्यू आप। तो आप पाएंगे कि इम्पीडेंस की जो वैल्यू है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको
आर प्लस जे कॉमन निकालें, एक्सएल की वैल्यू कितनी है ओमेगा एल, माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी है 1/ओमेगा सी। तो इस तरीके से आप पाएंगे, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आई के इक्वेशन में अगर पुट किया जाए तो v/z लिखा है, तो अगर v को आप आरएमएस लिखो, v को लिखने का तरीका क्या है, आप v की वैल्यू को लिख दें। v क्या है आपका सप्लाई, सप्लाई क्या है यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी अपॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है आर प्लस जे कॉमन एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये जो सप्लाई है जिसकी वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसके जगह पे इसका आरएमएस वैल्यू को लिखते हैं। और आपने अभी कुछ देर पहले ही निकाला है, इस सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होता है, अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू को लिखते हैं तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगा ये भी आरएमएस वैल्यू होगा। अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू को लिखते हैं तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगा वो भी आरएमएस वैल्यू होगा। मतलब अगर आप आई को आरएमएस के टर्म्स में लिखें तो आप पाएंगे आई, इसको बोलेंगे आरएमएस इक्वल टू, इसका आरएमएस क्या होगा Vm/√2, और ये तो सेम होगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी सेम होगा। अब हमने देखा कि अपने आरएमएस इसको लिखा तो ये भी आरएमएस बाय डिफॉल्ट बन गए। तो हमारा यहाँ तक इक्वेशन आया। अब आप पाएंगे कि ये इक्वेशन है जो इस सर्किट से फ्लो होने वाले करंट को बताएगा। अब देखिए आप कि अगर आप किसी तरीके से अब ये बोल दें, इफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 1। तो इफ एक्सएल की वैल्यू आप एक्सी के बराबर कर दें, इफ मान लीजिए एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आप पाएंगे कि जो आपको इम्पीडेंस मिलेगा, इम्पीडेंस ये आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, अगर इन दोनों को आप आपस में इक्वल कर दें, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, तो आपका जो इम्पीडेंस है उसमें आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस मिलेगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो जो इम्पीडेंस है वो प्योर रेजिस्टिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस से बराबर होता है। उसमें इंडक्टर हट जाता है, कैपेसिटर हट जाता है, केवल रेजिस्टेंस से बराबर हो गया तो हम उसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव। तो इतना लिख लें आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप पाएंगे जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए, देन जेड की वैल्यू आपको मिलेगी आर के बराबर।
इसका मतलब जेड की वैल्यू प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव व्हेन एक्सएल की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाए तब। और अब करंट की वैल्यू को देखिए, करंट की वैल्यू को, जो करंट है उसको हमने लिखा है आई आर एम एस, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वी एम अपॉन टू, और अब वो इक्वल हो जाए तो जेड की वैल्यू मतलब इम्पीडेंस वैल्यू आर के बराबर होगी, तो यहाँ सब लिख सकते हैं वी एम अपॉन आर रूट टू, तो ये मिल गई आई आर एम एस की वैल्यू। तो इस कंडीशन को जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। तो आप लिख सकते हैं व्हेन XL इक्वल टू XC, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस कंडीशन को ही बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू आपको लिखा था ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू आपको लिखा था 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा ओमेगा का गुणा करेंगे बनेगा ओमेगा स्क्वायर और एक साइड आएगा 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा की जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट ओवर एल सी के बराबर होगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू आप लिखते हैं 2 पाई एफ के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बराबर होगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के बराबर। ये वो फ्रीक्वेंसी है जब आप रेजोनेंस की कंडीशन को प्राप्त करेंगे। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस की कंडीशन। और ये कब इक्वल होंगे, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल होगी 1 अपॉन रूट एल सी के इक्वल, या फिर एफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के इक्वल। इस फ्रीक्वेंसी पे जो कंडीशन बनेगी उसको बोलेंगे रेजोनेंस की कंडीशन। तो इस रेजोनेंस की कंडीशन में आप पाएंगे कि अगर हम ग्राफ बनाएं, रेजोनेंस की कंडीशन पे ग्राफ बनाएं, तो आप पाएंगे कि जो इम्पीडेंस है, जब इम्पीडेंस की वैल्यू आर के बराबर होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो इम्पीडेंस है ये मिनिमम इम्पीडेंस, इसको बोलेंगे मिनिमम इम्पीडेंस। मतलब इस टाइम पे इम्पीडेंस वैल्यू मिनिमम होती है, तो किसी बराबर होती है आर के बराबर। और जो करंट होती है, करंट आपको मिलता है, करंट की जो वैल्यू है वो आपको मिलता है मैक्सिमम, किस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन में। और कितना मिलेगा आपको मिलेगा मैक्सिमम वी एम अपॉन रूट 2 इंटू आर। ये आपको जो करंट मिला आपको मैक्सिमम करंट मिला। अगर इसको हम प्लॉट करें ग्राफ के फॉर्म में तो ये आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये मान लीजिए आपका ओमेगा है, ये मान लीजिए आपका आई है। तो अगर हम प्लॉट करें तो आप पाएंगे कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ। जो ये मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलेंगे आई मैक्स। इस मैक्सिमम वैल्यू पे आपका करंट की वैल्यू का मैक्सिमम, और इस टाइम की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम बोलते हैं ओमेगा नॉट, इसको बोलते हैं ओमेगा नॉट, इसको बोलेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर भी बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ बनेगा। अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कैसे लिखेगा, इतना आप लिख लें तो फिर फेजर डायग्राम की ओर बढ़ते हैं।
तो देखते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है। बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो हम पहले क्योंकि आर एल सी तीनों ही सीरीज में थे, अगर तीनों ही एलिमेंट सीरीज में है तो उनसे फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, इक्वल। तो अगर आप ये माने कि उनसे फ्लो होने वाला करंट आई है और उस आई को आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं आई, तो आप पाएंगे कि जो ये हो गया आई, ये आई कौन सा आई है, जो उस सर्किट से फ्लो होगा। मतलब अगर फिर से एक सर्किट बनाए, फिर से सर्किट बनाए तो आप पाएंगे हमने सर्किट बनाया था कुछ इस तरीके से आर एल सी, उसको हमने जोड़ा था एक सप्लाई से। तो अगर सर्किट में आई करंट फ्लो हो, आई करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा और सब जगह से फ्लो होगा आई करंट। तो आई करंट सेम फ्लो होगा तो आप बोल सकते हो कि आई की वैल्यू अगर ये है, आई की वैल्यू सेम है तो आई आर, मतलब अगर ये आर है तो आई से ये एल है, ये सी है, तो इससे फ्लो होने वाली करंट को बोल सकते हैं आई आर, इससे फ्लो होने वाली करंट बोल सकते हैं आप आई एल, और इससे फ्लो होने वाली करंट बोल सकते हैं आई एल। मतलब आई आर की जो वैल्यू है वो आई एल के इक्वल है, क्योंकि वही करंट फ्लो होता है सभी में। तो अगर हम देखिए, अगर देखिए ये आई है, इसको आप बोल सकते हैं आई आर, एसी को बोल सकते हैं आई एल, या फिर इसी को बोल सकते हैं आई सी। तो क्योंकि सीरीज की कंडीशन में सभी करंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर करंट इक्वल है तो क्या होगा। अगर हम वोल्टेज लिखें तो अगर रेजिस्टेंस के लिए अगर वोल्टेज लिखें तो आप लिखेंगे वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी आर का मतलब, वी का मतलब वोल्टेज, हम किस लिए लिखा है, रेजिस्टेंस के लिए, तो इसलिए लिखेंगे वी आर, सफिक्स में लिखेंगे आर। तो रेजिस्टेंस के लिए है हम उसको लिखते हैं आई इंटू आर। अब पाएंगे कि आर एक नंबर होगा जो करंट से मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी और इसका एंगल भी सेम होगा। तो मतलब एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं कि अगर करंट जो भी है, देखिए क्या होगा, आपने करंट की वैल्यू को लिया मान लीजिए 2 एम्पीयर, आपने आर की वैल्यू को लिखा 5 ओम, 5 ओम, 2 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आया। लेकिन यहाँ पे केवल वैल्यू चेंज हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आई आर है वो सेम उसी फेस में फ्लो होता है, उसी फेस में मतलब आई आर। तो आई आर का डायग्राम सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल है वो आई के एंगल में ही है। ये वी आर है, ये वी आर है, वी आर की वैल्यू आई आर है और आई आर की वैल्यू सेम फेस में होगी जिस फेस में करंट होगा। तो हम बोलते हैं कि अगर कहीं रेजिस्टिव एलिमेंट आपको दिख जाए, मतलब आर एलिमेंट दिख जाए, तो आर का वोल्टेज और आर का करंट सेम फेस में होते हैं। देखिए आर का करंट भी इसी डायरेक्शन में है, आर का वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम बोलते हैं कि आर का वोल्टेज और आर का करंट सेम फेस में। अब निकालते हैं वी एल, तो आप लिखते हैं आई इंटू एक्सएल। आपको पता है एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, जे ओमेगा एल, आई इंटू जे ओमेगा एल, तो जे सामने आ गया हो गया आई इंटू ओमेगा एल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जे इंटू आई इंटू एक्सएल। तब पाएंगे आई एक्सएल का गुणा हो तो नंबर आएगा, लेकिन जो जे होता है, ये जे ऑपरेटर का वैल्यू होता है, जे ऑपरेटर का वैल्यू भी कहते हैं, जे जो ऑपरेटर होता है इसका जो वैल्यू होता है 1 एट एंगल 90 डिग्री होता है। जे मतलब यह जो भी नंबर आएगा उसमें 90 डिग्री का एंगल का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगा मेजर में। मतलब अगर आप देखें, आप बोलेंगे जे एक्सएल की एक वैल्यू होगी जो यहाँ पे इसी लाइन पे कहीं पे होगी, लेकिन जे से जैसे मल्टीप्लाई होता है वो एंगल एट एन एंगल 90 डिग्री पे शिफ्ट होता है। तो हम इसको बोलेंगे 90 डिग्री ऊपर बनेगा वो, इसको बोलेंगे वी एल। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जे इंटू आई इंटू एक्सएल के बराबर। जे है, जे का मतलब प्लस 90 डिग्री, तो ये ऊपर क्यों बनेगा। सिमिलरली अगर हम वी सी देखें, वी सी
तो VC की वैल्यू आप पाएंगे, VC की वैल्यू I इंटू XC, और XC की वैल्यू कितनी होती है, वन माइनस ऑफ जे ओमेगा सी। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे इंटू आई ऑफ XC, क्योंकि XC में क्या होता है, माइनस ऑफ जे होता है। हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि XC में माइनस ऑफ जे होता है। तो अगर माइनस जे है तो आपका जो VC बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि इस एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री। जे का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री ऊपर की ओर, -90 माइनस जे मतलब नीचे की ओर। इसको बोलेंगे VC, और इसकी वैल्यू किस बराबर होगी, माइनस ऑफ जे इंटू आई इंटू XC के बराबर। तो इसका वैल्यू नीचे बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है VL, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है VC, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और रेजिस्टिव वोल्टेज से ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये रेजिस्टिव वोल्टेज है तो ये उससे ऊपर बन रहा है, मतलब हम बोलेंगे 90 डिग्री लीड कर रहा है, और ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। लैग क्यों कर रहा है, मतलब ये पीछे है, ये वोल्टेज पीछे है, तो ये पीछे की ओर बनेगा 90 डिग्री। तो ये बना इस फेजर डायग्राम, ये बना फेजर डायग्राम। अगर आप टोटल लिखें सप्लाई वोल्टेज को VS लिखें तो आपको मिलेगा VR प्लस J इंटू VL माइनस J इंटू VC। तो आप इसको लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, अगर आप KVL लगाएं उस सर्किट में तो आपको मिलेगी सप्लाई वोल्टेज का जो वैल्यू मिलेगा आपको VR प्लस J VL माइनस VC के बराबर मिलेगा। तो ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। इसके बाद हम देखेंगे इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। क्वालिटी फैक्टर देखते हैं क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। तो अगर क्वालिटी फैक्टर को देखें तो आपको दिखाई देगा क्वालिटी फैक्टर। अभी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, ये बताता है कि जो हम सर्किट बना रहे हैं, जो सर्किट बना रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि वो ऑसिलेशन को डैम्ड आउट कर सके। इसका मतलब ये है इट गिव्स द क्वालिटी
और परफॉर्मेंस ऑफ रेजोनेंट सर्किट मतलब ये जो सर्किट है, सर्किट में आर भी है, एल भी है, सी भी है। आपने देखा था हमने जब ग्राफ बनाया था ग्राफ, तो ग्राफ में जो करंट की वैल्यू 0 से लेकर ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी। मतलब वो जो करंट की वैल्यू है वो ऑसिलेट हो रही है मतलब अपनी वैल्यू चेंज कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो स्मॉल ऑसिलेशन हो वो तेजी से डैम्प आउट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, एक ग्राफ आपका स्टैंडर्ड ग्राफ बने, तो उसके लिए सर्किट का जो है, सर्किट में क्वालिटी होना चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस कौन बताएगा? क्वालिटी फैक्टर। मतलब किसी का क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा है वो बोलेंगे कि उतनी ही अच्छी वो परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि समझते हैं इसको, तो जो क्वालिटी फैक्टर है इसका फार्मूला लिखेंगे पहले। क्वालिटी फैक्टर फार्मूला होता है 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाय, ये एनर्जी है, एनर्जी कौन स्टोर करता है? इंडक्टर और कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस आर इन वन साइकिल। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में रेजिस्टेंस सर्किट में जितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, कंज्यूम करेगा, और उसी साइकिल ड्यूरेशन में जो इंडक्टर या कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करेंगे उसका जो रेशियो होता है वही होता है क्वालिटी फैक्टर। अब समझ सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो अच्छे से एनर्जी का स्टोरेज कर पा रहे हैं, मतलब आपका सर्किट का परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। अगर इनकी एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर भी कम होगा। तो आप पाएंगे अगर हम इस सर्किट के लिए एक रेजोनेंस की कंडीशन में अगर हम क्वालिटी फैक्टर निकालें, एक रेजोनेंस कंडीशन, आपने पाया था कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को निकालें एक रेजोनेंस कंडीशन पे, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है डायरेक्ट एक्सएल और एक्सी अपॉन आर। ये कब होता है? ये होता है इन सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में। इन सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू एक्सएल या एक्सी अपॉन आर के बराबर होता है। या तो एक्सएल लें या फिर एक्सी लें, आपका वैल्यू सेम आएगा। तो अगर इसको आगे और आगे सोल्व करना चाहें, अब इसको लिख सकते हो क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस है, अब इसको लिखेंगे एट रेजोनेंस कंडीशन। एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी, इसको स्मॉल आर कर लें रेजोनेंस कंडीशन पे आर, ताकि ऐसा ना लगे कि आप रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी, अगर एक्सएल की वैल्यू लिखते हैं आप तो लिखेंगे ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और अगर एक्सी की वैल्यू लिखते हैं तो आप लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी इनटू आर। तो अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? 1 अपॉन रूट एल सी, ये आएगा 1 अपॉन रूट एल सी, और ऊपर में है एल और यहाँ पे है आर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1 अपॉन आर रूट ओवर एल अपॉन सी के बराबर। ये आपका आ जाएगा आंसर क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ये किसी भी सर्किट की परफॉर्मेंस को बताता है, या फिर अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर टू द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस। सो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे आपका क्वालिटी फैक्टर का खत्म हो चुका है। थैंक यू।